जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स अमेरिका की कंपनी शील्ड एआई से लगभग 290 करोड़ रुपए की डील पर बातचीत कर रही है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स वी-बैट ड्रोन को खरीदेगी। वी-बैट ड्रोन की बात की जाए तो ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि वीटोल क्षमता वाला है, यानी कि ये ड्रोन किसी भी सतह से उड़ान भर सकता है। इसकी लंबी रेंज और ऑटोनोमस उड़ान क्षमता है। इसका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी और मिशन बेस्ड ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। इस डील में सबसे अहम और बड़ा पॉइंट दोस्तों ये है कि शील्ड एआई भारत की JSW डिफेंस के साथ मिलकर भारत में ही वी-बैट ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर भी विचार कर रही है। मतलब साफ है कि इससे भविष्य में घरेलू प्रोडक्शन के रास्ते खुलेंगे और ये कदम इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के साथ साथ भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को भी एक नई ऊंचाई देगा। वहीं दोस्तों, चाइना ने एक वीडियो में दावा किया है कि ईरान को जल्द ही J-10C फाइटर जेट्स मिलेंगे, जो कि भारत के रफाल फाइटर जेट को भी टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, इस फाइटर जेट के साथ ईरान को PL-15E मिसाइल मिलेगी और अगर ये डील हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल के लिए एक बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि J-10C से ईरान की एयरफोर्स को एक नई ताकत मिलेगी और इवन मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल सकता है। फिलहाल तो इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन अगर ये डील होती है तो ईरान को पहली बार इतनी एडवांस एयर डोमिनेंस क्षमता मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ DRDO ने भारत की सुरक्षा के लिए एक और मजबूत कदम उठा दिया है। कहा ही जा रहा है कि DRDO ने नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक डिजाइन तैयार किया है और ये सिर्फ कोई आम डिजाइन नहीं है, बल्कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता से लैस एक सुपर स्ट्रैटेजिक हथियार होगा। ये नया हथियार दोस्तों अग्नि 5 Mark II में इस्तेमाल हो चुकी टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाता है। DRDO ने इसमें वो सारी चीजें डाली हैं जो आज की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का थार्ड सिस्टम हो या रशिया का S-500 या चीन का SG-19। इस मिसाइल में दोस्तों MIRV टेक्नोलॉजी तो रहेगी, यानी कि एक साथ मिसाइल से 10 से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स छोड़े जा सकते हैं। इवन इसमें दोस्तों MARV तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि मैनोरेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब ये वॉरहेड दुश्मन के ABM डिफेंस को चकमा देने के लिए एवेसिव मोशन करेंगे। इसके अलावा इसमें डिकॉयज और पेनिट्रेशन एड्स भी होंगे, यानी कि नकली टारगेट भी छोड़े जा सकते हैं, जिससे कि दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें लो ऑब्जर्वर ट्रेजेक्टरी प्लस ECCM टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि मिसाइल को ट्रैक करना मुश्किल होगा और इसे जैम भी नहीं किया जा सकता। अग्नि 5 की रेंज आप सबको मालूम है कि 8000 किलोमीटर के आसपास है, जो कि चाइना के पूरे हिस्से को टारगेट बना सकती है। लेकिन अब ये जो नया ICBM आ रहा है वो 9 से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, यानी कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक के भी हिस्से इसमें शामिल है। इसमें दोस्तों कार्बन कंपोजिट थर्मल शील्ड्स हैं, कैनेस्टाइज कोल्ड लॉन्च सिस्टम है, यानी कि कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इस ICBM के डिजाइन में DRDO ने K5, K6 और K7 जैसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से सीखी गई टेक्नोलॉजी को भी डाला है, खास करके स्टेल्थ और ECCM फीचर्स। मतलब यह है कि ICBM भविष्य में सबमरीन से लॉन्च होने के लिए भी उपयुक्त हो सकती है। और ये मिसाइल इसलिए भी जरूरी होगी है क्योंकि चाइना के पास DF-41 और JL-3 जैसी मिसाइलें हैं और ऐसे में भारत को उनका जवाब देना है। हालांकि इसका नाम तय नहीं किया गया, लेकिन कहा ही जा रहा है कि इसका नाम अग्नि 6 हो सकता है या फिर पुराना प्रोजेक्ट जो सूर्य ICBM के नाम से जाना जाता है उसका ये एक नया रूप हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ICBM एकदम नई सीरीज के साथ हो सकती है, जो कि लैंड और सबमरीन दोनों से लॉन्च हो सकती है। तो DRDO के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारत का समुद्री सुरक्षा कवच और भी ताकतवर होने वाला है। दरअसल DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक जबरदस्त स्टेप उठाया। उन्होंने एक नई लॉन्ग रेंज शिपबॉर्न रडार सिस्टम के लिए टेंडर जारी किया है, यानी कि अब भारतीय नौसेना को मिलने वाला है ऐसा रडार जो कि समुद्र से ही आसमान तक सब पर नजर रखेगा। इस रडार सिस्टम का दिल है 2 भारी भरकम एक्टिव एरे एंटीना यूनिट्स, और इन रडार यूनिट्स को भारत के बड़े जंगी युद्धपोत जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया जाएगा। इसके जरिए भारतीय नौसेना लंबी दूरी तक दुश्मनों की निगरानी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि यार इतना भारी रडार जहाज तक पहुंचेगा कैसे? मतलब साफ है कि इतने बड़े और भारी रडार यूनिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपने आप में एक बड़ी टेंशन है। इसीलिए LRD ने इसके लिए खास ट्रांसपोर्टेशन फिक्चर्स की मांग की है, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट के दौरान रडार यूनिट को मजबूती से थाम कर रखे, क्योंकि सड़क यात्रा के दौरान ये जो रडार्स हैं उन्हें कई तरीके के झटके झेलने पड़ सकते हैं। तेज ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन से आने वाला प्रेशर, उबड़ खाबड़ रास्तों से लगने वाले धक्के, लगातार वाइब्रेशन होना और सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चरल डैमेज होने का खतरा भी रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए LRD ने एक बड़ी मांग की है, वो एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कैनोपी, यानी कि एक ऐसा सुरक्षा कवच जो कि रडार को न केवल बारिश, धूल और तापमान से बचाएगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट के दौरान आने वाले हर झटके को भी झेल सके। हर डिजाइन को पहले सिमुलेशन और फिर फिजिकल टेस्टिंग से पास होना पड़ेगा। मतलब यह कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हाई लेवल इंजीनियरिंग वैलिडेशन की जरूरत होगी, यानी ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ बना दिया और ये चल पड़ा।
हर चीज को कंप्यूटर सिमुलेशन फिर असली टेस्टिंग से गुजारा जाएगा ताकि ये पक्का हो सके कि जब रडार युद्धपोत तक पहुंचे तो वो 100% काम करने की स्थिति में हो। बस यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, इस रडार सिस्टम का साइज और रेंज अपने आप में बताती है कि ये कितना शक्तिशाली रडार होने वाला है। वहीं दोस्तों अहमदाबाद के इंजीनियर केशव कांत शर्मा ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जो कि दुश्मनों के होश उड़ा देगा। उनकी कंपनी ने एक बेहद खास ड्रोन बनाया है जिसका नाम गति है, और ये कोई आम ड्रोन नहीं है बल्कि ये भारत का पहला ऑटोमेटिक ग्रेनेड अटैक ड्रोन है जो न सिर्फ ग्रेनेड गिराता है बल्कि खुद ही उसकी पिन निकालकर सही टाइम पर उसे फोड़ देता है और फिर वापस लौट आता है। इस ड्रोन का वजन सिर्फ 2.5 किलोग्राम है, रेंज 7.5 किलोमीटर है और ये 500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। मकसद इसका है दुश्मन के बंकर, छुपे ठिकाने या गाड़ियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना। मतलब साफ है कि अब ग्रेनेड फेंकने के लिए सैनिकों को दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाकायदा दोस्तों गति ड्रोन का जो ट्रायल पोखरण रेंज में किया गया था, इसने वहां पर अपना असली कमाल दिखाया। टेस्टिंग के बाद भारतीय सेना ने तुरंत 20 यूनिटें खरीदने का ऑर्डर दे डाला, यानी कि अब इन्फेंट्री के जवानों के पास एक उड़ता हुआ हथियार होगा जिससे दुश्मन के बंकरों को दूर से उड़ाया जा सकेगा, वो भी बिना जान जोखिम में डाले। गति ड्रोन ने दोस्तों ये दिखा दिया है कि भारत में भी टेक्नोलॉजी का एक बड़ा काम किया जा सकता है। दोस्तों भारत और रशिया के डिफेंस रिश्तों में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। भारत को पहले S-400 मिला था, लेकिन अब बात चल रही है S-500 प्रोमेथेus सिस्टम की, जो कि और भी एडवांस और खतरनाक है। इस बार दोस्तों भारत केवल खरीदार नहीं बनेगा बल्कि भारत में ही S-500 बनेगा और साथ ही भारत को मिलेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि TOT। S-500 के बारे में दोस्तों आप सबको मालूम ही है कि ये सबसे एडवांस एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और यहां तक कि स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। मतलब साफ है कि भारत का जो S-400 जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, अब उसके साथ S-500 बनेगा उसका बड़ा भाई। रशिया ने दोस्तों भारत को S-500 बेचने की पेशकश नहीं की है बल्कि वो चाहता है कि भारत ही इसका को प्रोडक्शन पार्टनर बने। यहाँ पर दोस्तों रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, सीधे एक्सपोर्ट करना उसके लिए मुश्किल है और भारत के पास एक मजबूत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क भी है और यहाँ पर रशिया चाहता है कि भारत S-500 के रडार, इंटरसेप्टर और कंट्रोल सिस्टम को खुद बनाए और बाद में इसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करे। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत को मिलेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम और भारत खुद बन जाएगा एक्सपोर्ट हब। जैसे कि भारत ने गाइडेड पिनाका रॉकेट अर्मीनिया को बेचा, वैसे ही भारत भविष्य में S-500 को एक्सपोर्ट कर सकता है। इवन जैसे ब्रह्मोस को भी भारत ने एक्सपोर्ट किया है और S-500 इसलिए भी हमारे लिए जरूरी हो गया है क्योंकि चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें आ चुकी है। पाकिस्तान भी दोस्तों लगातार इस तरीके की चीजों पर काम कर रहा है और भारत को अब चाहिए कि एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हर खतरे को खत्म कर सके। मतलब साफ है कि आकाश और S-400 के साथ मिलकर S-500 बनाएगा स्टील डोम, एक ऐसा कवच जो हर दिशा से भारत की रक्षा करेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि रशिया की डिलीवरी टाइमलाइन जो S-400 को लेकर है उसने थोड़ा टेंशन में भारत को रखा हुआ है। अभी 2 स्क्वाड्रन्स आना बाकी है, लेकिन भारत 2 और स्क्वाड्रन S-400 की खरीदना चाहता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने अपनी परफॉर्मेंस भी साबित की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये सब डील हो भी जाती है फाइनल तो अमेरिका और चाइना, उनकी नजरों में भारत और खटक जाएगा। इवन अमेरिका भारत पर तरह तरह के सैंक्शन ठोक सकता है। वैसे तो मैं कहूंगा कि ठीक है S-500 भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों भारत का प्रोजेक्ट कुशा पर काम चल रहा है और भारत को प्रोजेक्ट कुशा को आगे लेकर जाना चाहिए और उसको और ज्यादा एडवांस करना चाहिए। दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए 2 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पहला प्रोजेक्ट 77 जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का है, दूसरा कन्वेंशनल अटैक सबमरीन यानी कि प्रोजेक्ट 76। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पनडुब्बियों में कई कॉमन हाईटेक फीचर्स होंगे, यानी कि DRDO और नेवल डिजाइन ब्यूरो मिलकर ऐसी तकनीक तैयार कर रहे हैं जो कि दोनों ही सबमरीन्स में काम आएंगी। इससे न सिर्फ खर्चा कम होगा बल्कि प्रोडक्शन भी जल्दी पूरा होगा। यहाँ पर दोस्तों पुरानी प्रोपेलर टेक्नोलॉजी की छुट्टी होने वाली है। नेवी अब इन पनडुब्बियों में पंप जेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। इसका मतलब है कि कम शोर होगा, ज्यादा गुप्त ऑपरेशन हो सकते हैं। प्रोजेक्ट 76 जो कि कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए है, उनका डिस्प्लेसमेंट 3000 टन से ज्यादा होगा, जबकि प्रोजेक्ट 77 जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स का है, उनका डिस्प्लेसमेंट 8 से 9000 टन होगा। अब बात करें असली ताकत की, दोनों ही पनडुब्बियों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें होंगी, लेकिन परमाणु पनडुब्बी यानी कि प्रोजेक्ट 77 में तो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलें डिप्लॉय की जाएंगी जो कि 5000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। कहा ही जा रहा है कि 2040 तक 12 सबमरीन, मतलब हर 5 साल में 4 नए समंदर के शिकारी तैयार किए जा सकते हैं। इंडियन नेवी की योजना है कि 2040 तक 6 सबमरीन हर प्रोजेक्ट से ली जाएं। कुल मिलाकर 12 सबमरीन, यानी कि कुल 12 सबमरीन 3 फेजेस में। हर फेज में 2-2 पनडुब्बियों को इंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस बार इंडियन नेवी विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगी। DRDO और नेवल डिजाइन ब्यूरो मिलकर पूरा सिस्टम का डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि ये सबमरीन स्वदेशी होंगी।
दोस्तों जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें कि 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान भी शामिल था। यह एनकाउंटर श्रीनगर के डाचीगाम जंगल में स्थित महादेव रिज पर हुआ। मारे गए आतंकियों की पहचान भी कर ली गई है। यहाँ पर दोस्तों जो हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान है, ये पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल फोर्स का पूर्व सैनिक था। ये वही आतंकी था जिसने पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला किया था और भारतीय एजेंसियों के निशाने में काफी लंबे वक्त से था। यानी कि भारत ने फिर साबित कर दिया कि आतंक को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पैच दोस्तों वहीं खबरें आ रही है कि भारत ने परलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे कि ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। वहीं दोस्तों इसरो ने निसार की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली है। इसे GSLV F-16 रॉकेट पर सफलतापूर्वक माउंट कर दिया गया है। सभी सिस्टम की जांच पूरी हो चुकी है और सिर्फ 2 दिन के बाद ये लिफ्ट ऑफ होगा। निसार, जिसे कि नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है, जो धरती पर होने वाले बदलाव की निगरानी करेगा, जैसे भूकंप, बर्फबारी, समुद्री ऊंचाइयों में परिवर्तन और जंगलों की कटाई पर। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है वो इस सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।